सोसाइटी में लोगों को ये एक स्टिग्मा है कि कैंसर अगर मुझे डिटेक्ट हो गया तो क्या होगा, सोसाइटी में क्या कहेंगे। तो ये स्टिग्मा की वजह से भी लोग कुछ सिम्टम्स उनको लग रहा है कि वो कैंसर के हो सकते हैं, उसके बाद भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, इग्नोर करते आप अपना डेली रूटीन नॉर्मल कर रहे हैं, उसके बाद भी वेट अगर कम होता जा रहा है, भूख नहीं लग रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जिसको हम बहुत इजीली ओवरलुक करते थे, मतलब बहुत लंबे समय से मुंह के अंदर या जबान के अंदर कोई छाला है जो कि जा नहीं रहा या बार बार वापस आ जा रहा है, तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है कैंसर का। एब्डोमिनल क्रोनिक एब्डोमिनल पेन, पेल्विक रीजन में लेडीज को अगर पेन है, बहुत लंबे टाइम से है, वो जा ही नहीं रहा है, तो एक ये ओवेरियन कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर का कॉज हो सकता है। हमेशा जब कैंसर की बात होती है ना, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड चालू होता है, इट्स फ्रॉम अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। कैंसर ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर साल हर महीने हजारों परिवारों की दुनिया बदल देता है। जब किसी घर में कैंसर डायग्नोस होता है तो वो ना सिर्फ पेशेंट की बल्कि पूरे परिवार को असर डालता है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे हेल्थ केयर, अवेयरनेस, लाइफस्टाइल, हर एक चीज अलग अलग चैलेंजेस लेके आती है, ये लड़ाई और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कैंसर का मतलब डर या फिर एंड है, या फिर आज के मेडिकल टेक्नोलॉजीज ने एक नया उम्मीद का दरवाजा खोल दिया है। तो आज हम बात करेंगे कैंसर को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि क्यों इंडिया में कैंसर के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कैंसर को अर्ली डिटेक्ट या रिवर्स भी कर सकते हैं क्या। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो सिर्फ एक्सपर्ट नहीं, इंस्पिरेशन भी है। डॉक्टर मुर्तजा भौरा, जिनका सफर शुरू हुआ ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से, और आज वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर भौरा ने कैंसर और रिसर्च में काफी अच्छा काम किया है, जहां पे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमास इनकी एक्सपर्टीज है। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं, रिसर्चर और एडुकेटर भी है, जिन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। तो आइए आज इनसे जानते हैं कैंसर के नए ब्रेक थ्रू के बारे में। हेलो डॉक्टर भौरा, हाउ आर यू? हेलो मैडम, आई एम फाइन। I am very excited. First of all, I want to thank you for coming for my show and accepting my invitation. And I am very excited to have you as a guest on my podcast. कैंसर मतलब कैंसर एक ऐसा टॉपिक है कि नाउ इट्स लाइक कि हम ये बोल सकते हैं इट्स वेरी कॉमन नाउडेज। पहले ऐसा था कि जुकाम हो रहा है तो जुकाम इज वेरी कॉमन, बट नाउडेज कैंसर इज वेरी कॉमन। सो वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस कन्वर्सेशन विथ यू। डेफिनेटली सेम हियर। मैं भी हमेशा से कैंसर के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि इससे जो अवेयरनेस, जिस तरह से ये भी आपका भी एक जरिया बहुत अच्छा है कि लोगों को अवेयरनेस इस बारे में जरूर मिले, तो डेफिनेटली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। सर, तो हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि क्यों इंडिया में इतनी तेजी से कैंसर केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बहुत सी बार होता है कि हम ऑफन वी इग्नोर द सिम्टम्स। सो हम कैसे इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं? डेफिनेटली अभी कैंसर केसेस बहुत तेज स्पीड में बढ़ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज द डायग्नोस्टिक मोडालिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत अर्ली स्टेजेस में कैंसर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। राइट। इसीलिए कैंसर के नंबर हमको ज्यादा दिख रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा फैल रही है, तो लोग अपने अर्ली डिटेक्शन के लिए आ रहे हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी आ रहे हैं, तो इसीलिए कैंसर के नंबर हमको बड़े हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि अवेयरनेस पहले से तो बढ़ी है, अभी भी बहुत ऐसे रीजन है या सोसाइटी है जिसमें अवेयरनेस कैंसर के बारे में या जागरूकता काफी कम है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि कैंसर के होते हैं, उसके बाद भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस उसको लोग समझ नहीं पाते कि ये कैंसर के सिम्टम्स हैं, और काफी टाइम तक उन्हीं सिम्टम्स की नॉर्मल मेडिकेशन और ट्रीटमेंट करते रहते हैं, जिससे उनका कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाता। दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्यों अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है या इग्नोरेंस क्या है, दूसरा सोशल स्टिग्मा। अभी भी सोसाइटी में लोगों को ये एक स्टिग्मा है कि कैंसर अगर मुझे डिटेक्ट हो गया तो क्या होगा, राइट, सोसाइटी में क्या कहेंगे। तो ये स्टिग्मा की वजह से भी लोग कुछ सिम्टम्स उनको लग रहा है कि वो कैंसर के हो सकते हैं, उसके बाद भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, इग्नोर करते हैं। राइट। पेशेंट के फैक्टर में हम ये बात करेंगे कि कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर ना किया जाए,
अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी तो लोग जल्दी कैंसर के डिटेक्शन के लिए आएंगे। डॉक्टर फ्रेटर्निटी या फिर मेडिकल पर्सन इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि पेशेंट या सोसाइटी को अवेयर करें अबाउट बहुत जो कॉमन सिम्टम्स है कैंसर के उसके बारे में, कि कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर ना किया जाए। सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है, मैक्सिमम कैंसर अवेयरनेस के कैंप या हॉस्पिटल्स में ऐसी फैसिलिटीज पेशेंट्स को या फिर लोगों को अवेलेबल कराई जाए जिससे लोग डरे ना कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए और ज्यादा नंबर्स में कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए आए। और जो सरकार की या गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज है, जैसे कि बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम, आयुष्मान भारत की बात करें या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, उसकी वजह से फाइनेंशियली पुअर पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट का लाभ मिल रहा है। तो ये सब कोलैबोरेटिव वेज होते हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट को या लोगों को अवेयर कर सकें और इस साइकिल को ब्रेक किया जाए कि जो मिथ या फिर इग्नोरेंस सोसाइटी में है उसको ब्रेक करें। सर व्हाट आर द वार्निंग साइंस की, मतलब लोग उसको ओवरलुक कर लेते कि भाई ये तो छोटा मोटा पेन है या बस छोटा मोटा लंप है तो इग्नोर। व्हाट आर द वार्निंग साइंस की लोगों को ये पता होना चाहिए कि नहीं दिस इज द वार्निंग साइन एंड नाउ आई हैव टू गो। देखिए, अगर कैंसर सिम्टम्स या फिर वार्निंग साइंस की बात करें तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कौन सा बॉडी का ऑर्गन इफेक्ट हुआ है कैंसर से। बट फिर भी कुछ ऐसे जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं जो कि ओवरऑल कैंसर के साइन या सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब किसी का वेट कम हो रहा है, एपेटाइट डिक्रीज हो रही है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई कॉज नहीं है कि आप खुद से हम डाइटिंग कर रहे हैं उसके बाद हमारा वेट कम हो रहा है। आप अपना डेली रूटीन नॉर्मल कर रहे हैं उसके बाद भी वेट अगर कम होता जा रहा है, भूख नहीं लग रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जिसको हम बहुत इजीली ओवरलुक कर देते हैं। ये कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है कि लोग सोचेंगे कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, क्रोनिक कोई अल्सर हो रहा है। क्रोनिक अल्सर मतलब बहुत लंबे समय से मुंह के अंदर या जबान के अंदर कोई छाला है जो कि जा नहीं रहा या बार बार वापस आ जा रहा है, तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है कैंसर का, ओरल कैविटी कैंसर्स का। क्योंकि अल्सर्स तो बहुत होते हैं नॉर्मल कॉन्स्टिपेटेड लोगों को या फिर कुछ अपना बहुत हैवी स्पाइसी फूड खाने के बाद हो सकता है, बट ऐसा कोई ऐसा अल्सर जो बार बार आ जा रहा है या फिर कंटिन्यूस परसिस्टेंट रह रहा है, ये एक ओरल कैविटी का सिम्टम्स है। एब्डोमिनल, क्रोनिक एब्डोमिनल पेन, पेल्विक रीजन में लेडीज को अगर पेन है बहुत लंबे टाइम से है, वो जा ही नहीं रहा है, तो एक ये ओवेरियन कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर का कॉज हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात करें तो वो क्वाइट कॉमन फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, बट अगर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग आ जा रही है या कंटिन्यूशन पेन हो रहा है ब्लीडिंग के साथ, तो ये कुछ एक गायनेकोलॉजिकल कैंसर के सिम्टम्स हैं। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर किस ऑर्गन का कैंसर हो सकता है, बट दीज आर द जनरल सिम्टम्स। राइट। इसके अलावा अगर हम कोई स्पेसिफिक ऑर्गन का कैंसर की बात करेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत ही कॉमन है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, इस रैंक 1 कैंसर अमंग द ऑल द लेडीज। तो इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, लाइक कोई भी लंप ब्रेस्ट में आ जाना जो कि थोड़ा हार्ड होता है, मूव नहीं हो रहा है, निप्पल रिट्रैक्ट हो जाए, बगल जिसको हम एक्जिला बोलते हैं वहां पे कोई लंप फील या गांठ फील हो रही है, ब्रेस्ट का जो साइज है उसमें कुछ चेंज आ जाए, शेप चेंज हो जाए या उसका कलर चेंज हो जाए, दीज आर द सम कॉमन सिम्टम्स जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। राइट। लंग कैंसर की अगर हम बात करेंगे तो कंटिन्यूशन में कफ रहना या लंबी खांसी जो कि बहुत सारे मेडिकेशंस के बाद भी नहीं जा रही है, खांसी के दौरान खून आ जाना, हिमोप्टिसिस इसको बोलते हैं हम, ऐसे कोई फीचर्स दिखना, भूख नहीं लगना, फटीग यानी कि वीकनेस आ जाना। अब ये वीकनेस ऐसा सिम्टम्स है जो कि हम उसको बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं। राइट। आज कुछ हैवी काम कर लिया, हमको फटीग लग रहा है या वीकनेस लग रही है, बट अगर लंबे समय से किसी को वीकनेस है तो ये भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। क्या मतलब होता है इसका? एक बार किसी लेडीज को माहवारी बंद हो जाए, उसके बाद फिर कभी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखती है तो उसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ये लक्षण हो सकते हैं। कुछ भी खाएं और पेशेंट को बहुत हद तक वॉमिटिंग हो जा रही है या फिर पेन हो रहा है तो ये स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर की तरफ
इशारा करते हैं। सर बट मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस, ठीक है, आपको मतलब डेली रूटीन के बाद भी वेट लॉस हो रहा है, तो यूजुअली लोगों को लगता है कि थायराइड हो सकता है, तो हम चेक कराने चले गए। बट फिर ये लोग फिल्टर कैसे करें कि मतलब अब मुझे अब सपोज कुछ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, अब अगर जब लंबे समय तक है तो ही मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगी कि भाई चेक करा ले कि ऐसा। बट अगर फिल्टर करना है कि भाई ये हो सकता है, तो व्हाट इज दैट साइन कि कि यार जाके पहले चेक करा लो कि अगर फर्स्ट स्टेज भी होगा तो क्योर हो जाएगा। तो ये कुछ है कि बट लोगों को ये फिल्ट्रेशन आ सके कि नहीं यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ जाना चाहिए। नॉर्मल एक जनरल फिजिशियन की जगह हमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए इस चीज के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर सिम्टम्स के लिए किसी भी इंडिविजुअल को या फिर पेशेंट को ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। जो जनरल फिजिशियंस होते हैं, आजकल वो लोग को भी हमने बहुत सेमिनार्स या अवेयरनेस के जरिए उनको भी इतना अवेयर कर चुके हैं कि क्या कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं या उसका डिटेक्शन कैसे करना है। Okay. तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अगर जो वेट लॉस है वो हमारा क्राइटेरिया होता है कि अगर 10% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट, सपोज किसी का वेट 50 kg है और 5 किलो से ज्यादा का वेट लॉस हो चुका है विद इन ए स्पैन ऑफ 3 months, तो ये एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। तो इसके लिए कैंसर रिलेटेड टेस्ट या फिर जो भी इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं वो करना है। जैसे कि आपने बोला कि थायराइड वेरी कॉमन, थायराइड में वेट लॉस होता है, तो कोई भी फिजिशियन सबसे पहले थायराइड के टेस्ट की ही एडवाइस करेगा और उसका रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाता है। अगर सपोज वो नॉर्मल है तो उसके अलावा क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं वेट लॉस के, स्टेप बाय स्टेप जाके विद इन 5 से 7 दिन में सारे रूल आउट करके हम कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। Okay. तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहले लेकिन स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट कॉमन कॉज, तो जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज है थायराइड, पहले उसको देखेंगे, अदर फैक्टर्स, अल्टीमेटली लास्ट डायग्नोसिस इज कैंसर, बट इट शुड बी डन फास्ट। जो मेरा कहने का मोटिव है कि फास्ट ट्रीटमेंट का इवेल्युएशन, कैंसर का इवेल्युएशन फास्ट होना चाहिए ताकि वो जो स्पैन है वो भी कम हो जाए और पेशेंट का भी जल्दी चालू हो राइट, पेशेंट का राइट। सम मेनी पीपल इन इंडिया बिलीव कि कैंसर हो गया मतलब खत्म, अब तेरी जिंदगी खत्म, इट्स ए एंड। सो ये कितने हद तक सही है, या क्या इतनी अब एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है कि मतलब अब लोगों के लिए एक है कि ये उम्मीद का दरवाजा खुल गया है, ऐसा कुछ है? डेफिनेटली कैंसर इज अ सीरियस इशू, बट कैंसर मीन्स एंड, इट्स नॉट एंटायरली ट्रू। ओके, जैसे कि आपने जो बात बोली कि कैंसर मतलब एंड, तो पहले ऐसा बोला जाता था कैंसर मतलब कैंसल, थोड़ा राइम करने के लिए, बट मैं ऐसा बोलूंगा अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अब ये चेंज हो रहा है, कैंसर को कैंसल। ओके, तो हमको इस वे में लेना है। पहले बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स नहीं थी जिससे हम अर्ली डिटेक्ट कर सके, स्क्रीनिंग कर सके हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को, तो कैंसर जल्दी डिटेक्ट नहीं होता था। अभी बिकॉज ऑफ मेनी मॉडलिटीज लाइक स्टार्ट फ्रॉम सीटी स्कैन, एमआरआई, यहां तक कि पेट स्कैन, क्योंकि काफी हद तक हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे अवेलेबल हो गए हैं आजकल, जिससे हम कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर रहे हैं। बायोप्सीज, तो इससे एक फायदा ये हुआ है कि जो पहले जो पेशेंट काफी लेट स्टेज में डिटेक्ट होते थे वो अब अर्ली हो गए, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने लग गए और उनका ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो गया। तो अगर ट्रीटमेंट जल्दी चालू होगा तो उसके 2 फायदे, पहला एक तो क्योर रेट बढ़ जाता है, ओवरऑल सर्वाइवल बढ़ जाता है, दूसरा ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। एक एग्जांपल के जरिए मैं अगर बताऊंगा तो व्यूअर्स को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा जी। जैसे कि अगर कोई लेडी ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल लेते हैं जो कि ज्यादा कॉमन है, हर कैंसर में मोरलेस 4 स्टेज होती है, स्टेज 1 टू स्टेज 4। स्टेज 1 को हम वेरी अर्ली स्टेज बोलते हैं, स्टेज 2 को हम लोकलाइज कैंसर बोलते हैं, स्टेज 3 को हम लोको रीजनल स्टेज बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होते हैं ये। स्टेज 4 को हम मेटास्टैटिक कैंसर बोलते हैं। स्टेज 1 और 2 मोरलेस जब कैंसर अपने ऑर्गन को कन्फाइंड ही होता है और बहुत स्मॉल साइज में होता है, जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो 2 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है तो स्टेज 1 में आता है, 2 to 5 सेंटीमीटर तक है तो स्टेज 2 में आ जाता है,
5 सेंटीमीटर से बड़ा है या फिर एक्सिला तक इन्वॉल्व हो गया है, यानी बगल तक चला गया है, नोड्स लिम्फ नोड को इन्वॉल्व हो गया है, तो हम लोको रीजनल कैंसर बोलते हैं। और अगर कैंसर अपने ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में इन्वॉल्व हो गया है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर को टेंडेंसी होती है कि बोन्स में, लिवर में, लंग में, यहां तक कि ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है, तो इसको हम स्टेज 4 कैंसर, लास्ट स्टेज का कैंसर, वेरी एडवांस स्टेज का कैंसर कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर पाएंगे तो उसके जो फायदे, पहले तो स्टेज 1 to 3 तक हम कंप्लीट क्योर करने के लिए पेशेंट को जा सकते हैं। ओनली स्टेज 4 ऐसा स्टेज होता है जिसमें हम कंप्लीट क्योर नहीं कर पाते, और हमारा जो ट्रीटमेंट का गोल होता है उसमें यह होता है कि पेशेंट की लाइफ को लंबा कर सकें, गुड क्वालिटी की लाइफ दे सकें, पैलिएट सिम्टम्स का हम पैलिएशन कर सकें और ओवरऑल पेशेंट की जर्नी को अच्छा बना सकें। बट स्टेज 1 to स्टेज 3 तक हम कंप्लीट क्योर के लिए जाएंगे। अब एक पेशेंट स्टेज 1 में डिटेक्ट हो रहा है और एक पेशेंट स्टेज 3 में डिटेक्ट हो रहा है, दोनों में हम कंप्लीट क्योर के लिए जा रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? जितना अर्ली स्टेज होगा उतना कम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सपोज कई बार ऐसा होता है कि हम स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर की लेडी को ओनली सर्जरी करके कैंसर से फ्री कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू गो फॉर कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। अगर सपोज स्टेज 2 में डिटेक्ट हो रहा है तो कई बार हम सर्जरी और कीमोथेरेपी देके या हार्मोनल थेरेपी टैबलेट्स देके पेशेंट को क्योर करने का कोशिश करें। स्टेज 3 में ऐसा होगा कि हमको सर्जरी भी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी देना पड़ेगा और रेडिएशन या फिर रेडियोथेरेपी भी देना पड़ेगा। तो जितनी स्टेज आगे होती जाएगी पेशेंट की जर्नी भी ट्रीटमेंट की लंबी होती जाएगी, फाइनेंशियल बर्डन भी उतना पड़ता है और बॉडी पे भी जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट होता है वो बढ़ता जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर पेशेंट को जल्दी स्टेज में डिटेक्ट किया, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया तो सर्वाइवल भी प्रोलॉन्ग होता है और ट्रीटमेंट भी कम करना पड़ता है। जितना अर्ली स्टेज में है उतना प्रोग्नोसिस गुड है, यानी कि कैंसर के पलट के आने की संभावना उतनी कम हो जाती है। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस। मुझे बहुत जानने का वो है कि बोलते हैं कि स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर, ठीक है। कैंसर पेशेंट्स को स्ट्रेस होता है डेफिनेटली, क्योंकि जर्नी ही वैसी है, बट क्या स्ट्रेस की वजह से कैंसर हो सकता है? बिकॉज स्ट्रेस, एंजाइटी, मतलब आज की डे टू डे लाइफ में इट्स वेरी कॉमन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, लोग यूजुअली दूसरे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट क्यों कंसल्ट करते हैं बट क्या स्ट्रेस की वजह से कैंसर हो सकता है? बिकॉज कैंसर अगर पेशेंट आता है तो हम यूजुअली जेनेटिक्स देखते हैं। अगर एक पेशेंट को कैंसर हुआ भी तो वो देखता है कि यार मेरे जीन्स में कैंसर है तो मुझे भी हो सकता है। हम जेनेटिक पार्ट में ही जाते हैं, ये कभी नहीं सोचते कि यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे कैंसर भी हो सकता है। तो क्या स्ट्रेस का कैंसर से लेना देना है कुछ? डायरेक्टली, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? देखिए, स्ट्रेस डायरेक्टली कैंसर कॉज नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है कैंसर के लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, बिकॉज से क्रोनिक इन्फ्लामेशन वाला कंडीशन डेवलप हो जाता है जिससे इम्यूनिटी थोड़ा सा लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होने की वजह से बहुत सारे कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरा, जब भी कोई पेशेंट स्ट्रेस में है तो उसका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, उसकी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाएगी। और जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि डाइटरी हैबिट्स भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं कैंसर के होने में। तो इस तरह से स्ट्रेस से कैंसर का इनडायरेक्ट कोरिलेशन हो जाता है। लाइफ स्टाइल वो भी एक फैक्टर है कैंसर के डेवलपमेंट में। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों का इंटर रिलेशन हमेशा कोई भी डिजीज से रिलेशन में रहता है, तो कैंसर भी उनमें एक। अपार्ट फ्रॉम अदर डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दे डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर लाइफ स्टाइल। कि भाई अगर आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं है। व्हाट इज सीडेंटरी लाइफ स्टाइल? कि हम एक जगह पे बैठे जो काम करते हैं, बहुत कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है, ऐसा काम, तो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है। इससे ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर में। गायनेकोलॉजिकल कैंसर जैसे कि यूटेराइन कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, इन सब में ओबेसिटी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है।
तो अगर हम ओबेसिटी से बचेंगे तो इनडायरेक्टली हम कैंसर से बच सकते हैं। स्ट्रेस से बचेंगे तो ओबीज नहीं होंगे तो हम कैंसर से बचेंगे। तो दिस इज इनडायरेक्ट एक साइकिल है। अब जिसको कैंसर हो गया वो ऑटोमेटिकली उनको स्ट्रेस डेवलप होता है। एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अगर हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखेंगे कि कोई भी कैंसर पेशेंट वैसा बिहेव नहीं करता है जैसा कि एक नॉर्मल इंसान होता है। उसको एक मेंटली थोड़ा एक फियर रहता है कि मुझे कैंसर डेवलप हो गया है, कैसे मेरी जर्नी होगी, कैसा ट्रीटमेंट होगा, कितना खर्चा आएगा, एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए स्ट्रेस को ना सिर्फ प्रिवेंशन में बल्कि ट्रीटमेंट के दौरान भी स्ट्रेस का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम बात करते हैं। कोई कैंसर का ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो उसमें अपार्ट फ्रॉम सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ऐसे ही एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का भी हमको नीड लगता है, क्योंकि हमेशा पेशेंट का मोटिवेशन हर स्टेप में, चाहे कैंसर के डायग्नोसिस में बोले कि ट्रीटमेंट और उसके क्योर के बाद उसके फॉलोअप में भी एक स्ट्रेस को जो बर्स्ट कर सके, यानी साइकोलॉजिस्ट का हेल्प हमको लगता है। तो इनडायरेक्टली स्ट्रेस को हम लेट इट गो नहीं कर सकते हैं, चाहे कैंसर के डेवलपमेंट के पहले या कैंसर के डेवलपमेंट के बाद। तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। जितना भी स्ट्रेस है, चाहे ऑफिस का हो कि घर का हो, उसको एक जगह पे हमको स्टॉप करके अपना लाइफ स्टाइल को इतना हेल्दी रखें कि हम कैंसर से बचें। इसको मैं बेटर वे में इसलिए ऐसे बोलूंगा कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा एक मेरे पेशेंट की जर्नी, क्योंकि वो मुझे काफी इससे रिलेट लग रही है और एक मोटिवेटिंग जर्नी भी है एक पेशेंट के हिसाब से और ट्रीटमेंट के पार्ट के उससे अगर अपन देखें तो 36 ईयर ऑफ फीमेल वर्किंग वुमेन। मैं क्यों वर्किंग वुमेन पे स्ट्रेस डाल रहा हूं, इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। उसको बहुत चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा था, खांसी हो रही थी। जैसे पहले बात करी कि थोड़ा रेगुलर खांसी को नहीं ध्यान दिया, बिकॉज वर्किंग वुमेन थी, घर भी संभालना है, ऑफिस भी देखना है, तो इतना अपने पे ध्यान नहीं दिया। खांसी थोड़ा परसिस्ट रहा, 1 महीना 2 महीना नॉर्मल कफ सिरप से काम चला रहे थे, फिर फैमिली फिजिशियन को दिखाया, टैबलेट्स लिए, कंटिन्यूशन में चलता रहा। फिर जब खांसी नहीं बैठी तो पेशेंट ने को जब उसके फैमिली फिजिशियन ने सीटी स्कैन या एक्सरे का एडवाइस किया था, जब उसमें थोड़ा सा डाउटफुल लगा तो उसको ऑन्कोलॉजी को दिखाने के लिए रेफर किया गया। पेशेंट आई जब हमारे पास, तब हमने उनका पर्टिकुलर सब पेट स्कैन किया, तो उसमें हमको दिखा कि लंग्स में फ्लूइड भर गया है, पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से उसको बहुत खांसी आ रही थी और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी। हमने उस पानी को एक्सट्रैक्ट किया, जिससे उसका थोड़ा लंग्स भी जो कोलैप्स हो गए थे वो थोड़े से अगेन फिल्ड हो गए विद एयर, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी कम हुई। और उस जो फ्लूइड हमने निकाला था उसको हमने टेस्टिंग के लिए भेजा। जब उस टेस्टिंग का रिपोर्ट आया तो उसमें कैंसर सेल्स पॉजिटिव थे। जब ये बात हमने पेशेंट को और उसके स्पाउस यानी उसके हस्बैंड को बताई, तो 2 मिनट के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज होती है किसी को भी हम ऐसा लेबल करना है कि आपको आपके बॉडी में से कैंसर सेल डिटेक्ट हुआ है। बट विद मोटिवेशन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ हमने उनको आगे के ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब स्टेजिंग की बात करें तो ये स्टेज 4 कैंसर में आता है। तो डायरेक्टली पेशेंट डायग्नोज विद स्टेज 4A कैंसर ऑफ लंग। जैसे ही पेशेंट ने सुना कि मुझे स्टेज 4A कैंसर है और मुझे इसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट में सर्जरी और रेडियोथेरेपी का ऑप्शन वैसे ही क्लोज हो चुका था, क्योंकि हम पेशेंट का लंग को पूरे को रिमूव नहीं कर सकते। हमने बताया कि आपको कीमोथेरेपी या फिर कैंसर रिलेटेड सिस्टेमिक थेरेपी करनी पड़ेगी। तो पेशेंट के मन में सबसे पहला फियर कि मैं ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे लिए मेरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हेयर और मेरा फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि वो जिस पर्टिकुलर जॉब में थी, पर्टिकुलर जिस जॉब में थी उसमें माइट बी के फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनल बॉडी अपीयरेंस का बहुत मेजर रोल रहता होगा। बट हमने जो एक बात उनको काउंसिल करी कि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप अपनी जॉब कर पाएंगे, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो ये बात फिर भी उसको मन में बहुत इफेक्ट की। स्टिल शी वाज अफ्रेड ऑफ टेकिंग कीमोथेरेपी। हमने एश्योर किया कि हम इस पे कोई और मॉलिक्यूलर या पर्टिकुलर टेस्ट करेंगे, जिससे कि हम शायद ये डिटेक्ट कर पाए कि कोई म्यूटेट, क्योंकि
शी वाज नॉन स्मोकर, ओके तो उनको लंग कैंसर हुआ, तो वी आर स्टिल होपफुल कि इनको कोई म्यूटेशन डिटेक्ट हो जाएगा जिससे से हम कुछ उसको पर्सनलाइज थेरेपी कर पाए। तो हमने उस फ्लूइड सैंपल को फर्दर टेस्टिंग के लिए मॉलिक्यूलर लैब्स में भेजा, तो उसके डीएनए के अंदर एक डिफेक्ट आया जिसको हम EGFR म्यूटेशन बोलते हैं। अब बहुत अच्छी बात पेशेंट के लिए थी कि उसके लिए हमारे पास ओरल टैबलेट अवेलेबल थी। ओके इतनी सेफ ओरल टैबलेट के यहाँ तक कि उसके कोई ड्रेडेड साइड इफेक्ट नहीं थे। फाइनेंशियल कांस्टेंट था पेशेंट को, क्योंकि गोली महंगी होती थी, बट पेशेंट वाज इंश्योर्ड और उसके पास फाइनेंशियली सपोर्ट था कि वो टैबलेट अफोर्ड कर सकती थी। तो उसने वो टैबलेट लिया और स्टिल आज टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मोर देन 3.5 years उसको हो चुके हैं। जब हमने 3 महीने के बाद स्कैन किया तो वेरी गुड रेस्पॉन्स, काफी जगह तक फ्लूइड पूरा सूख चुका था लंग में, जो भी लंग में लीजन आए थे वो गायब हो गए थे। फिर और 3 महीने के बाद कराया तो बेटर रिजल्ट आता रहा, और अभी उसका बॉडी के अंदर काफी हद तक कैंसर की मात्रा बहुत हद तक कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए जो था कि उसके बाल तक नहीं गए, जो हेयर लॉस की मेन सिम्टम होता है वो नहीं गया, और पेशेंट के फिजिकल अपीयरेंस पे इतना कोई चेंज नहीं आया। जो कीमोथेरेपी से जो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि वेट लॉस और स्किन अपीयरेंस में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, टेस्ट लॉस हो जाता है, ये सब उसको नहीं हुआ, और वो काफी अच्छे से टैबलेट इजीली ले पा रही थी और अभी तक ले रही है। तो ये स्टिल शी इज ऑन टैबलेट, शी इज ऑन टैबलेट। और आई थिंक आई एम एक्सट्रापोलेटिंग कि वो जिस तरह से उनका ट्यूमर ने बिहेव किया, टैबलेट को रेस्पॉन्स किया, तो और हम अच्छा ट्रीटमेंट और लॉन्ग जर्नी की एटलीस्ट उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं। कभी अगर पेशेंट प्रोग्रेस भी होता है, इस प्रोग्रेस मीन्स कि अगर बीमारी बढ़ती भी है तो स्टिल वी हैव अदर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इतने 3-3.5 साल में और नई दवाइयां भी डेवलप हुई है। जो अगर पेशेंट इस दवाई पे रेजिस्ट हो जाए या ये दवाई काम करना बंद भी कर दे तो और अनदर मेडिसिन हमारे पास है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि किस तरह से एक लेडी का जो मेन फियर था उसको हम ओवरकम करते हुए उसने ट्रीटमेंट किया, और आज वो दोनों मायने में एक कस्टमाइजेशन ही होगा, आपके हिसाब से आपकी दवाई देंगे। बट हम ट्राई करते हैं ऐसा करने का, डिपेंडिंग ऑन ट्यूमर बायोलॉजी, योर फाइनेंस और सारे फैक्टर्स के बाद ऐसी अगर पेशेंट खुश नसीब होता है तो ये सब जर्नी उसको मिल पाती है। सर दिस वाज वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू, बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज आपसे मिला, व्यूअर्स को इतना अच्छा वैल्यूएबल नॉलेज मिला अबाउट कैंसर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ईच एंड एवरीथिंग। और ऑलरेडी आपने बहुत कुछ हमें बता दिया, हमें गाइड कर दिया, बट एक लास्ट में आपसे कहना चाहूंगी कि एक लास्ट एडवाइस जो आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि व्हाट। हमेशा जब कैंसर की बात होती है ना तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड चालू होता है, इट्स फ्रॉम अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। अगर आप अवेयर होंगे कैंसर के बारे में तो आप कैंसर के सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करेंगे तो अपन डॉक्टर का हेल्प जल्दी लेंगे या एडवाइस जल्दी लेंगे, और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट करेंगे। तो दिस 4 फैक्टर, अवेयरनेस, लेस इग्नोरेंस, टेक एडवाइस फ्रॉम द स्पेशलिस्ट एंड गो फॉर द ट्रीटमेंट विदाउट एनी फियर। क्योंकि जो एक बात बोलते हैं डर के आगे जीत है, तो कैंसर से हमको जीतना ही है, जीतने के लिए जीत मिलेगी ही। हाँ, उसके लिए डर को दूर करना पड़ेगा। बस मैं यही बोलना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया और इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। कैंसर को लेके जो एक अवेयरनेस थी वो आपके थ्रू, मेरे थ्रू या इस चैनल के थ्रू लोगों के तक पहुंचे, बस वही मोटिव था। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल एंड फॉर पॉडकास्ट। आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। जैसे कि हमारी बात हुई डॉक्टर मुर्सा बोहरा के साथ, इतने ज्यादा एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं, इतने ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट प्लान्स आ गए हैं, पर्सनलाइज थेरेपीज आ गई है, कस्टमाइजेशन हो रहा है। सो गाइज, नाउ कैंसर इज क्यूरेबल। सो अगर आप अवेयर नहीं है अभी तो गेट अवेयर ऑफ इट, और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।